नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। नेस्ले के बेबी फूड्स में विकसित देशों की तुलना में गरीब देशों में शुगर की अधिक मात्रा पाई गई। स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधारित क्रूज मिसाइल का DRDO ने सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। स्वीडन आर्टेमिस एकॉर्ड्स में शामिल होने वाला 38वां देश बना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता। नवचेतना नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन ECS फ्रेमवर्क जारी किया गया। सर्वाइवल इंटरनेशनल रिपोर्ट में देशज लोगों की भूमि पर स्थित 6 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को रेखांकित किया गया। चलिए इसी के साथ खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर का। नेस्ले के बेबी फूड्स यानी इन्फेंट मिल्क में विकसित देशों की तुलना में गरीब देशों में शुगर की अधिक मात्रा पाई गई। स्विस जांच संस्था पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने इस तथ्य का खुलासा किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार बचपन में ही शुगर की अधिक मात्रा के सेवन से इसकी आदत हो जाती है। इससे मोटापा और अन्य क्रोनिक यानी दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। शुगर की मात्रा से संबंधित यह दोहरा मानदंड नैतिकता से जुड़ी चिंताओं को बढ़ाता है। साथ ही ये नैतिकता और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवसाय करने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। इस खबर से नैतिकता से जुड़ी कुछ चिंताएं सामने आई हैं, जैसे कि विश्वासघात। घटिया उत्पाद बेचना उपभोक्ताओं के साथ विश्वासघात है। दूसरा है स्वास्थ्य पर प्रभाव। उपभोक्ताओं के साथ विश्वासघात करके कंपनियां अधिकतम लाभ कमाने के लिए विकासशील देशों के लोगों के स्वास्थ्य की भी उपेक्षा कर सकती हैं। तीसरा है निष्पक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी अमीर और गरीब देशों के ग्राहकों के बीच भेदभाव कर रही है। और चौथा है पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव। कंपनी ने अपने उत्पाद में पदार्थों की मात्रा और इनके नकारात्मक प्रभावों के बारे में जानकारी को छुपाया है। खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस ओर कुछ नियम और कानून भी बनाए गए हैं। पहला, कोडेक्स एलिमेंटेरियस। ये खाद्य संरक्षा यानी फूड सेफ्टी और गुणवत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों, दिशा निर्देशों तथा अभ्यास संहिताओं का संग्रह है। इसे कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग ने विकसित किया है। ये आयोग खाद्य और कृषि संगठन FAO तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की संयुक्त संस्था है। दूसरा है भारत का खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम 2006। इसमें खाद्य संरक्षा की परिभाषा दी गई है। इसी कानून के तहत भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना की गई है। ये प्राधिकरण भारत में खाद्य संरक्षा और गुणवत्ता के लिए शीर्ष विनियामक संस्था है। आइए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधारित क्रूज मिसाइल ITCM का DRDO ने सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने देश के पूर्वी तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर ओडिशा से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। चलिए अब स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधारित क्रूज मिसाइल के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इसे DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान यानी ADE ने विकसित किया है। यह एक स्वदेशी प्रणोदन प्रणाली यानी प्रोपल्शन सिस्टम द्वारा संचालित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। गौरतलब है कि इसकी प्रणोदन प्रणाली गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान ने विकसित की है। आपको बता दें कि क्रूज मिसाइलें मानव रहित होती हैं। ये वायुमंडल में ही गमन करती हैं और भूमि से कुछ मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल ध्वनि की गति से कम गति पर उड़ती है। आइए अब जान लेते हैं आखिर भारत के पूर्वी तट से ही मिसाइल का परीक्षण एवं उपग्रह का प्रक्षेपण क्यों किया जाता है। प्रक्षेपित उपग्रहों को अंतरिक्ष में तीव्र गति से निकलना होता है ताकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे वापस न खींचे। भूमध्य रेखा के पास घूर्णन गति अधिक होती है, इसलिए इसके नजदीक से प्रक्षेपित उपग्रह अंतरिक्ष में तीव्र गति से निकलकर पृथ्वी की परिक्रमा शुरू कर देते हैं। इससे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए उपयोग किए जाने वाले रॉकेट की लागत को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा उपग्रह या मिसाइल की विफलता के मामले में बंगाल की खाड़ी एक सुरक्षित स्थान प्रदान करती है। इससे मिसाइल या उपग्रह आंतरिक रिहायशी इलाकों की बजाय बंगाल की खाड़ी में गिरकर नष्ट हो जाते हैं।
इस क्षेत्र में कोई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री या एयरलाइन मार्ग नहीं है, इसलिए यहाँ किसी भी तरह से परीक्षण किया जा सकता है। आपको बता दें कि टेस्टिंग लॉन्च के दौरान कुछ मौजूदा समुद्री या एयरलाइन मार्गों को बिना अधिक बाधा पैदा किए अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। चलिए अब खबर के अंत में वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ADE के बारे में जान लेते हैं। यह बेंगलुरु में अवस्थित है। ADE के बारे में बात करें तो यह एक प्रमुख एरोनॉटिकल सिस्टम डिजाइन केंद्र है। यह अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV और वैमानिकी प्रणाली एवं प्रौद्योगिकियों के डिजाइन व विकास में शामिल है। आइए अब इसकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HEAT रुस्तम 1 यह पारंपरिक टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमताओं वाला पहला भारतीय रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। इसने UAV उड़ान नियंत्रण व मार्गदर्शन के लिए अत्याधुनिक इनर्शियल और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सेंसर्स प्रदान किए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की ओर। स्वीडन आर्टेमिस एकॉर्ड्स में शामिल होने वाला 38वां देश बना। आर्टेमिस एकॉर्ड्स की स्थापना साल 2020 में नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग के समन्वय से की थी। इसके साथ अन्य संस्थापक सदस्य देश भी हैं। सबसे पहले आर्टेमिस एकॉर्ड्स के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि OST के आधार पर की गई है। यह एकॉर्ड सिद्धांतों का एक सेट है। इन्हें 21वीं सदी में असैन्य उद्देश्य से अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिद्धांत बाध्यकारी नहीं है। ये एकॉर्ड्स असैन्य अंतरिक्ष कूटनीति में बहुपक्षीय नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा ये अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के साझा विजन वाले अलग अलग देशों को भी एक साथ लाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने भी आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्टेमिस एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की प्रतिबद्धताओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। अपनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीतियों और अंतरिक्ष अन्वेषण योजनाओं के संबंध में जानकारी के व्यापक प्रसार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, अंतर संचालनीय यानी इंटरऑपरेबल और साझा अन्वेषण अवसंरचना एवं मानकों के विकास को मान्यता देना, इनमें संचार प्रणालियां, लैंडिंग संरचनाएं इत्यादि शामिल है। बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 के अनुसार सरकारों या अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच समझौता ज्ञापनों को लागू करना, बाह्य अंतरिक्ष विरासतों को संरक्षित करना, इनमें अंतरिक्ष यानों की ऐतिहासिक लैंडिंग साइट्स और खगोलीय पिंडों पर मानव गतिविधियों के साक्ष्य आदि शामिल है। इनके अलावा अंतरिक्ष की कक्षाओं में मलबे को कम करना, साथ ही किसी अंतरिक्ष यान का उपयोग समाप्त होने पर उसका सुरक्षित तरीके से और समय पर निपटान सुनिश्चित करना, बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण व उपयोग को विनियमित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर भी एक नजर डालते हैं। बाह्य अंतरिक्ष संधि 1967 ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है। बचाव समझौता 1968 ये संकट में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने और सहायता करने से संबंधित है। दायित्व कन्वेंशन 1972 ये कन्वेंशन प्रावधान करता है कि किसी कृत्रिम स्पेस ऑब्जेक्ट के गिरने से पृथ्वी की सतह पर हुए नुकसान या अंतरिक्ष यान को हुई क्षति के लिए प्रक्षेपण करने वाला देश मुआवजे का भुगतान करेगा। रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976 ये बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित यानों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। और आखिरी संधि है मून अग्रीमेंट 1979 यह प्रावधान करता है कि चंद्रमा और उस पर प्राप्त प्राकृतिक संसाधन मानव जाति की साझी विरासत है। आइए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, इसने भारत के चुनाव आयोग ECI के अनुरोध पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए 4 पोस्ट पर रोक लगाई है। X ने यह कदम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता यानी वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स के अनुपालन में उठाया है। चलिए खबर की शुरुआत में स्वैच्छिक आचार संहिता के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इस संहिता का लक्ष्य चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक उपयोग सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि पहली बार 2019 में
विविध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI ने ECI के समक्ष स्वैच्छिक आचार संहिता को प्रस्तुत किया था। यह संहिता पेड यानी भुगतान किए जा चुके राजनीतिक विज्ञापनों में पारदर्शिता की सुविधा भी सुनिश्चित करती है। संहिता के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की प्रतिबद्धता की बात करें तो ECI लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 और अन्य लागू चुनाव संबंधी कानूनों के संभावित उल्लंघनों के बारे में संबंधित प्लेटफॉर्म्स को सूचित कर सकता है। संबंधित प्लेटफॉर्म्स द्वारा 3 घंटों के भीतर इस सूचना को स्वीकार करना होगा और इसका समाधान करना होगा। गौरतलब है कि धारा 126(1)(b) के तहत मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी चुनावी मत सर्वेक्षण को प्रदर्शित करने पर रोक लगाई गई है। प्लेटफॉर्म्स की यह जिम्मेदारी है कि वे उच्च प्राथमिकता वाले एक समर्पित रिपोर्टिंग तंत्र का सृजन करें ताकि ECI कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में शीघ्र कार्रवाई कर सके। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म्स को राजनीतिक विज्ञापन दाताओं हेतु पूर्व प्रमाणित विज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए एक तंत्र प्रदान करना होता है। इन विज्ञापनों को मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति प्रमाणित करती है। चलिए अब खबर के अंत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के समक्ष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों के बारे में समझ लेते हैं। पहला है इको चैम्बर और फिल्टर बबल। प्लेटफॉर्म्स द्वारा अपनाए जाने वाले एल्गोरिदम मौजूदा पूर्वाग्रहों को मजबूत करते हैं और अलग अलग मतों तक पहुंच को सीमित करते हैं। दूसरा है मतदाता प्रोफाइलिंग और सूक्ष्म लक्ष्यीकरण। मतदाता प्रोफाइलिंग और मतदाता विशेष तक पहुंचने के लिए व्यक्तिगत डेटा का संभावित दुरुपयोग किया जाता है। अगला है गलत सूचना और दुष्प्रचार। इनके जरिए झूठी सूचनाओं का तेजी से प्रसार होता है। इनमें मनगढ़ंत समाचार, विकृत तस्वीरें या वीडियो आदि शामिल हैं। और अंत में है बाहरी प्रभाव। विदेशी अभिकर्ता समन्वित दुष्प्रचार अभियानों, विभाजनकारी कंटेंट के प्रसार आदि के माध्यम से चुनावों को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद 2018। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की ओर। नवचेतना नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन ECS फ्रेमवर्क जारी किया गया। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य बच्चे के जन्म से लेकर उसके विकास के आरंभिक 3 वर्षों तक देखभाल और अनुकरण यानी स्टिमुलेशन को समझने एवं अनुकरणीय क्रियाकलाप करने में मौजूद वैचारिक एवं व्यवहारिक कमियों को दूर करना है। बाल्यावस्था में अनुकरणीय गतिविधियों में बच्चे के प्रारंभिक विकास को सक्रिय करने के लिए जानबूझकर किए जाने वाले क्रियाकलाप शामिल होते हैं। ऐसे में सवाल यह आता है कि आखिर प्रारंभिक बाल्यावस्था में अनुकरण की आवश्यकता क्यों है? ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रारंभिक 3 वर्षों की आयु में शिशु का मस्तिष्क एक वयस्क के मस्तिष्क की तुलना में 2 गुना सक्रिय होता है। इसी उम्र में मस्तिष्क में सोचने और प्रतिक्रिया देने के पैटर्न बनते हैं। जन्म के समय एक औसत शिशु का मस्तिष्क औसत वयस्क के मस्तिष्क के आकार का लगभग 25% होता है। शेष 75% का विकास बच्चे के जीवन के आरंभिक 3 वर्षों में होता है। इसी के चलते लागू किए गए ECS फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आइए इस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों का सर्वोत्तम विकास सुनिश्चित करना है। इसके तहत समग्र प्रारंभिक अनुकरण हेतु उत्तरदायी देखभाल और आरंभिक शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए देखभाल करने वालों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त भी बनाया जाएगा। ये फ्रेमवर्क पोषण देखभाल फ्रेमवर्क के 5 घटकों में से 2 पर बल देता है। पहला उत्तरदायी देखभाल और दूसरा प्रारंभिक लर्निंग के लिए अवसर पैदा करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने साल 2018 में प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास के लिए पोषण देखभाल फ्रेमवर्क प्रदान किया था। बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई, शारीरिक और रचनात्मक विकास के समग्र अनुकरण के लिए 0 से 36 महीने तक के बच्चों हेतु गतिविधियों के 36 सेट शामिल है। भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा
ECCI सुनिश्चित करने हेतु किए गए उपायों पर भी एक नजर डालते हैं। संविधान का अनुच्छेद 45, ये अनुच्छेद राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा देने हेतु उपबंध करने का निर्देश देता है। बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009। इसके तहत समुचित सरकार द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा तथा शैक्षणिक फ्रेमवर्क के तहत 0 से 3 साल के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क की सिफारिश की गई है। इनके अलावा कुछ अन्य उपाय भी हैं, जैसे कि भारत बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन CRC 1989 का भी हस्ताक्षर करता है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। सर्वाइवल इंटरनेशनल रिपोर्ट में देशज लोगों की भूमि पर स्थित 6 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को रेखांकित किया गया है। आपको बता दें कि ये 6 धरोहर स्थल हैं नगोरोगोरो संरक्षण क्षेत्र तंजानिया, काहुजी बेगा राष्ट्रीय उद्यान DR कांगो, ओटजला कोकोआ राष्ट्रीय उद्यान रिपब्लिक ऑफ कांगो, किंग क्रचन वन परिसर थाईलैंड, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत और चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल। देशज लोगों के बारे में बात करें तो देशज लोग विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय होते हैं। ये उस भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से सामूहिक पैतृक संबंध साझा करते हैं जहां वे रहते हैं। माओरी, इनुइट आदि देशज समुदायों के उदाहरण हैं। इसके साथ ही देशज लोगों की विविधता को ध्यान में रखते हुए किसी भी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली संस्था ने देशज की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं अपनाई है। चलिए अब देशज समुदायों से संबंधित मुद्दों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहला है चरम गरीबी। हालांकि वैश्विक जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी केवल 6% है, लेकिन चरम गरीबों की कुल संख्या में उनकी हिस्सेदारी 19% है। दूसरा है भूमि से बेदखली और जबरन विस्थापन। ऐसा विकास परियोजनाओं जैसे बांध निर्माण, खनन आदि के कारण होता है। अगला है स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच। उनमें शिशु मृत्यु दर व कुपोषण की दर अधिक तथा जीवन प्रत्याशा कम होती है। और अंत में है मानवाधिकारों का उल्लंघन। प्रशासन द्वारा उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। उन्हें अत्यधिक उपेक्षा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अन्य मुद्दों की बात करें तो इनमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी, सामाजिक सेवाओं, आवास और शिक्षा तक पहुंच का अभाव और जलवायु परिवर्तन आदि शामिल हैं। देशज समुदायों की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय की बात करें तो इसमें वैश्विक उपाय और भारत दोनों स्तर पर किए गए उपाय शामिल हैं। आइए सबसे पहले वैश्विक उपायों को समझते हैं। देशज लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र अपनाया गया है। इसके साथ ही देशज समुदायों से संबंधित मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच स्थापित किया गया है। देशज लोगों के अधिकारों पर विशेषज्ञ तंत्र गठित किया गया है। इसके अलावा देशज लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक की नियुक्ति की गई है। भारत में किए गए उपायों की बात करें तो संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में इन समुदायों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान PM जनमन शुरू किया गया है। इसके अलावा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री वन बंधु विकास योजना शुरू की गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है उज्बेकिस्तान। इस देश की राजधानी है ताशकंद। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी में एक उच्च तकनीक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। यहाँ की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह मध्य एशिया का एक डबल लैंडलॉक्ड देश है। इसका अर्थ है कि इसके पड़ोसी देश भी लैंडलॉक्ड यानी भू आबद्ध हैं। इसके सीमावर्ती देशों की बात करें तो इसके उत्तर में कजाकिस्तान, पूर्व में किर्गिस्तान, दक्षिण पूर्व में तजिकिस्तान,
दक्षिण में अफगानिस्तान तथा दक्षिण पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान स्थित हैं। चलिए अब यहाँ की भौगोलिक विशेषताएं जान लेते हैं। यहाँ क्यजिल कुम मरुस्थल स्थित है। इसका उच्चतम बिंदु खजरेत सुल्तान है। यहाँ की प्रमुख नदियां सीर दरिया, अमू दरिया आदि हैं। आपको बता दें कि अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों में स्थित है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। स्नेल म्यूसिन ने चेहरे को सुंदर रखने की चाह रखने वाले व्यक्तियों और विशेषज्ञों दोनों का ध्यान समान रूप से आकर्षित किया है। ये एक चिपचिपा स्राव है जो स्नेल्स के रेंगने के दौरान उत्पन्न होता है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार अरल सागर के सूखने से बने रेगिस्तान ने मध्य एशिया को अधिक धूल भरी जगह बना दिया है। ये कभी मध्य एशिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील थी। इस सागर के उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान ने भारत में वृद्ध होती आबादी पर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए लॉन्गविटी इंडिया पहल शुरू की है। ये बुनियादी और व्यावहारिक अनुसंधान के जरिए एजिंग से जुड़ी समझ को बढ़ाएगी, साथ ही ऐसे समाधान विकसित करेगी जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकें। हाल ही में डीआरडीओ ने एक्सोस्केलेटन के लिए नई प्रौद्योगिकियां और चुनौतियां विषय पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। ये एक चलायमान मशीन है। इसमें मुख्य रूप से एक व्यक्ति द्वारा पहने जाने वाला बाहरी फ्रेमवर्क या कवच होता है। फ्रांस के एक मरीज को पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम पीपीएस के लिए भारत का पहला हाई सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड स्टिम्युलेशन प्राप्त हुआ है। इसे एटिपिकल पार्किंसनिज्म भी कहा जाता है। ये न्यूरो डिजेनरेटिव मूवमेंट विकारों के एक समूह को व्यक्त करता है। ये विकार इडियोपैथिक पार्किंसंस रोग से मिलते जुलते हैं। WHO ने एक वैश्विक तकनीकी परामर्श रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में हवा के जरिए संचारित होने वाले रोगाणुओं के लिए अपडेटेड शब्दावली दी गई है। इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स यानी IRP संक्रामक कण होते हैं। ये कण किसी श्वसन संबंधी रोगाणु से संक्रमित व्यक्ति द्वारा सृजित व निर्मुक्त होते हैं। ये रोगाणु सांस लेते समय, बात करते समय या अन्य क्रियाकलाप करते वक्त मुख या नाक द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। पुरातत्वविदों ने तेलंगाना में 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की है। नए पुरातत्व स्थलों में शामिल हैं ओरागुट्टा और देवरल बंध मुला। ओरागुट्टा एक लौह युगीन महापाषाण स्थल है। आमतौर पर इस क्षेत्र में विशेष प्रकार के महापाषाण स्मारक पाए जाते हैं जिन्हें डोलमेनॉइड सिस्ट्स के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिलिंग इंटरनेशनल यानी WCCI ने श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी हेतु प्रारंभिक नामांकन के लिए चुना है। श्रीनगर का चयन वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी WCC के रूप में इसके अंतिम नामांकन से पहले इसके शिल्प क्लस्टर्स को मैप करने के लिए किया गया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।